गुड इवनिंग सभी साथियों को, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस की कक्षा में। और इस बार जीएस की कक्षा में एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस, एक तरह से कह सकते हो नए जोश के साथ, नए तरीके के साथ, एक बेसिक शुरुआत, बिल्कुल जीरो से हीरो बनने के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लूसेंट। और लूसेंट जो नीली वाली सभी बच्चों की क्या मानी जाती है, रामबाण। लोग कहते हैं लूसेंट की पढ़ाई मत करिएगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि लूसेंट की पढ़ाई करिएगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक चीज मैं बताऊंगा। और विश्वास मानिएगा, जिस दिन लूसेंट खत्म होगी उस दिन प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जाके और बताइएगा सर कितने आपके प्रश्न बन रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग आशीष, अलसित, अंजलि, अमरेंद्र, विनय, अनुराग, राधे राधे, अंकित, शर्मा, कुलदीप, अमित, रविकांत, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और इतने दिन की जो गैपिंग थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मैं पारिवारिक कारणों की वजह से कक्षा नहीं ले पाया, लेकिन अब मैं बता रहा हूं बिल्कुल जोश से आया हूं वापस। मैदान में वापस एक धमाकेदार होगी, तो आज का ही परफॉर्मेंस बता देगा कि आगे हमारा बल्ला चलने वाला है कि नहीं। तो भाई साहब, भारत का इतिहास, मतलब प्राचीन भारत, लूसेंट, प्राचीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं। प्राचीन भारत, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक, फिर उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे, फिर साइंस भी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी भी पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम लोग अर्थशास्त्र। हर एक चीज पढ़ेंगे लूसेंट की, एक एक चीज, विविध भी पढ़ेंगे, खेल भी पढ़ेंगे, अंतरिक्ष भी पढ़ेंगे, मतलब जीएस का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। तो आग लगने के लिए तैयार है तो साथी तुम भी शेयर कर दो। बहुत बच्चे कहते हैं ना कि लूसेंट से कुछ नहीं होता, मैं दिखाऊंगा उनको लूसेंट से क्या होता है भाई साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शेयर करना भाई साहब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत सारा प्यार। मुकेश, अतेंद्र, अमित, चंद्रेश, और टाइम याद कर लो, शाम को 7 बजे मजा आ जाएगा राघव सर के साथ लूसेंट की कक्षा में सभी बच्चों का। तो प्राचीन भारत लूसेंट की किताब है, नीली वाली, भारत का इतिहास। सबसे पहले किताबें सबके पास है, लेकिन पता किसी को नहीं है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीएस में क्या, जो बच्चे को स्किप करना आ गया वो विजेता है। जैसे सपना चौधरी के गाने देख रहे हो, अब बीच में कहीं ऐड आ गया तो स्किप करने में भला ये, तभी गाने का पूरा मजा आता है। उसी प्रकार आपको जीएस में स्किप करने का आनंद आना चाहिए, ना कि ऐड देखने का। ऐड देखोगे तो बीच में फंस जाओगे, और ऐड स्किप करोगे तो सफल हो जाओगे। तो भाई साहब, लूसेंट की कक्षा में स्किपेबल क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, शुरुआत करते धमाकेदार। लूसेंट लूसेंट लूसेंट, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की पहली यूनिट में बताने से पहले बताना चाहता हूं क्या, तो बात समझना। उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी समुद्र तक का फैला जो देश है उसको हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और भारतवर्ष के नाम कई सारे हैं। भारत देश को भारत नाम पड़ा राजा भरत के नाम पे, और इसका नाम जो पड़ा इंडिया, इंडिया नाम रखा यूनानियों ने, आर्यावर्त भी नाम है इसका, और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसका नाम रखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसलिए रखा क्योंकि सिंधु नदी बहती थी, सा को वो लोग पढ़ते थे हा, और सिंधु से निकला हिंदू, तो हिंदुस्तान हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट नहीं, पूरा बिल्कुल मजेदार पढ़ेंगे, केवल एक बार शेयर करना धमाकेदार। प्राचीन भारत में सबसे पहले यूनिट हम लोग उठाते हैं क्या, तो याद रखिएगा पहली यूनिट है। तो आपको पता चल गया क्या, क्या पता चला, उत्तर में हिमालय से लेकर फैला, मतलब उत्तर में फैला हुआ क्या, उत्तर में फैला हुआ हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला, उत्तर से लेकर दक्षिण में फैला समुद्र तक का जो देश है, उस देश को कहते हैं हम लोग भारत देश। क्या कहते हैं, भारत देश कहते हैं। और भारत देश के नाम कई सारे हैं। भारत देश का जो नाम है वो भारत किस आधार पे है, तो याद रखिएगा राजा भरत के नाम पे है। राजा, अब एक एक प्रश्न रटवाऊंगा, राजा भरत के नाम पे क्या है, भारत देश है। क्लियर है, फिर यहीं पे याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, इंडिया। इंडिया किसने कहा, तो इंडिया याद रखिएगा यूनानियों ने कहा। किसने कहा, यूनानी ने। और याद रखिएगा यूनानी किसे बोलते हैं, तो भाई साहब यूनानी बोलते हैं ग्रीक, ग्रीक,
ग्रीक भाषा और प्रेजेंट टाइम में जो ग्रीस बन रही, तो अभी प्राचीन भारत आगे जाके पढ़ोगे वहां पर आपको मिलेगा। भारत पे आक्रमण करने वाली विदेशी शक्तियों के बारे में बताओ। हिंद, यूनानी, शक, पहलो, कुषाण, एक एक चीज न रटवाया तो मेरा भी नाम राघव सर ने याद रखे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हमें डेली याद करते हैं रविकांत जी, बहुत सारा प्यार, नमस्कार, क्या बात है। राहुल मीना, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, शेयर करना है वीडियो को जबरदस्त तरीके से, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, क्या बात है। चलिए, और इसको हिंदुस्तान किसने कहा? तो हिंदुस्तान कहा किसने? तो हिंदुस्तान कहा भाई साहब किसने? मुस्लिम इतिहासकारों ने। किसने कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान कैसे कहा? तो एक सिंधु नदी बहती थी, कौन सी? सिंधु, और मुस्लिम लोग सा को पढ़ते थे क्या? हाँ, तो उनसे निकलता था हिंदुस्तान। अपना हिंदुस्तान है ही इतना अजीब, इतना प्यारा, इतना न्यारा। फिर भाई साहब इस प्रकार ये एक इतिहास की कल्पना हो रही है। तो लूसेंट के अनुसार इतिहास को हम लोग पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो भाई साहब देखो, इतिहास को जो 3 वर्गों में बांटा जाता है, तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो यहां पे लिखते हैं पहले इतिहास। तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। इतिहास को 3 वर्गों में कौन कौन बांटा गया है? तो भाई साहब तीनों पढ़ना हमें जबरदस्त तरीके से। पहला तो है प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत, पहला भाग। दूसरा मध्यकाल भारत। दूसरा क्या है भाई साहब? मध्यकालीन भारत। और तीसरा क्या है? तीसरा है आधुनिक भारत। और लूसेंट के अनुसार एक और इतिहास का पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो देखिएगा, आधुनिक काल या आधुनिक भारत। एक लूसेंट के अनुसार एक पार्ट और पढ़ेंगे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से, मतलब विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास, तो इतिहास को 4 वर्गों में पढ़ेंगे हम लोग लूसेंट के अनुसार, जिसमें शुरू करेंगे पहली यूनिट प्राचीन भारत से। और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लूसेंट का कतरा कतरा तुम्हारे शरीर में पिरो दूंगा, सिर्फ तुम हमारा साथ देना। अब याद रखिएगा, बहुत एनर्जी के साथ आया हूं वापसी। वापसी मैदान में जब करता है ना, तो घायल शेर होता है, घायल परिंदा होता है। और याद रखिएगा, जबरदस्त तरीके से वापसी है। बहुत बढ़िया भाई साहब, शेयर करना। अगर तुमने शेयर नहीं किया ना, मजा नहीं आएगा। गुरु का मनोबल मत डाउन होने देना, और बता देना लूसेंट की पहली ही कक्षा दमदार थी। शेयर लाइक में कोई कमी मत रहना, मजा आ जाएगा। चलो भाई साहब, सबसे पहले तो प्राचीन भारत को देखते हैं। तो प्राचीन भारत को समझते हैं, तो यहां पे अब लगा लेते हैं प्राचीन भारत, एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री में सबसे पहली यूनिट क्या है? एशियंट हिस्ट्री में सबसे पहली यूनिट क्या है? तो याद रखिएगा, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, क्या क्या पढ़ना है महत्वपूर्ण, हर एक चीज आज पता चलेगी। इतिहास जानने के स्रोत, तो पहली यूनिट आपकी यही है, इतिहास जानने के स्रोत प्राचीन भारत में। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो देखते हैं जबरदस्त तरीके से। अब बहुत बढ़िया, क्या बात है, डेली क्लास होगी शाम को 7 बजे यूट्यूब पर होगी भाई साहब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। आर्यन, राहुल, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए, इतिहास जानने के स्रोत, तो इतिहास जानने के स्रोत को पता है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। पहले जो भाग है उसका नाम है धर्म ग्रंथ। क्या नाम है? धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? धर्म ग्रंथ में आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेदांग पढ़ने पड़ेंगे, और यहीं पे आपको पढ़ने पड़ेंगे क्या? पुराण पढ़ने पड़ेंगे। और धर्म ग्रंथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पुराण के बाद उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे के सारे क्या है? धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएंगे। और धर्म ग्रंथ के बाद जो आपको आएगा वो क्या आएगा? धर्म ग्रंथ के बाद जो दूसरा आएगा वो भाई साहब आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या आएगा? ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको देखो क्या करना है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब है ना कि जैसे सब प्रमुख प्रमुख लेखकों की पुस्तकें, जैसे भाई साहब आपको यहाँ पे जातक मिलेगी। जातक अभी बताऊंगा किस धर्म से संबंधित है। आपको यहाँ पे आगम मिलेगी। आगम के बाद यहाँ पे आपको अष्टाध्यायी मिलेगी। अष्टाध्यायी के साथ साथ आपको यहां पर क्या मिलने वाली है? आपको यहां पर रास तरंगिणी मिलने वाली है। मतलब एक एक चीज मिलने वाली है भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहां पे मिलने वाले बहुत सारी चीजें। ऐतिहासिक ग्रंथ के अलावा जो तीसरा
टाइप है स्रोत, वो क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे यहां पर आपको चीनी यात्री पढ़ने में मिलेंगे, कौन से? चीनी। और यहीं पे आपको मिलेंगे यूनानी रोमन यात्री, यूनानी रोमन यात्री पढ़ने को मिलेगा। और यहीं पे आपको मिलेगा क्या? इस एक प्रकार से अरबी लेखक भी आपको यहीं पे पढ़ने में मिलेंगे। तो आपको मैं बिल्कुल एक कैटराइज कर रहा हूं किस प्रकार आपको पढ़ना है भाई साहब, क्या क्या महत्वपूर्ण है। फिर जो चौथा मिलेगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व मतलब संबंधी साक्ष्य, मतलब यहां पे अभिलेख पढ़ने को मिलेंगे। अभिलेख का मतलब हो जाएगा क्या? जैसे आपका हाथी गुम्फा अभिलेख पड़ जाएगा, एशिया माइनर का बोगाज कोई पड़ जाएगा, एरण पड़ जाएगा, जूनागढ़ पड़ जाएगा, भीतरी स्तंभ अभिलेख पड़ जाएगा। और याद करवाऊंगा किसका कौन सा है, क्योंकि जूनागढ़ मतलब पता है, जूनागढ़ का एक एक चीज बतवा दूंगा कि गौतमी बलसिरी कैसे आए, नासिक वाला कैसे आया, एरण का कैसे आया, कैसे किसका याद रखना है। गुड इवनिंग बेटा मिस्टर क्लासिकल म्यूजिक, मजा आ रहा? तो आज तो जबरदस्त तरीके से शेयर करोगे भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जबरदस्त, क्लास अच्छा लगेगा ना, पूरा पूरा लगेगा। तो पुरातत्व संबंधी में सारे अभिलेख पढ़ेंगे और सारे सिक्कों इक्कों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या? देखो एक एक चीजें मैं कैटराइज कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं कि लूसेंट में आपको चलना कैसे है। तो भाई साहब चलना किधर से? अब धर्म ग्रंथ से चलना है। तो धर्म ग्रंथ से चलने के लिए तैयार हो जाओ सभी लोग। सुशील राही गुड इवनिंग बेटा, बहुत बढ़िया। सूरज विनय शिव पूजन, भाई साहब लाइक शेयर में कोई कमी मत करना, मैं तुमको पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? धर्म ग्रंथ से। तो धर्म ग्रंथ से, जब धर्म ग्रंथ में क्या आता है? वेद। और वेद के रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनको माना जाता वेद का क्या? वेद का रचयिता। और इन्होंने वेदों को रचा। तो वेद इन्होंने कितने बताए? तो इन्होंने वेद बताए कितने? 4 वेद बताए। कितने बताए? 4 वेद। पहला वेद इन्होंने बताया ऋग्वेद। कौन सा बताया? ऋग्वेद। फिर दूसरा बताया इन्होंने यजुर्वेद। कौन सा बताया? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद जो तीसरा बताया इन्होंने, वो कौन सा बताया? वो बताया सामवेद। सामवेद के बाद जो चौथा वेद इन्होंने बताया, उसका नाम रखा इन्होंने अथर्ववेद। क्या रखा? अथर्ववेद। तो भाई साहब ये 4 वेद थे जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा रचित किए गए। सबसे पहला प्रश्न याद कर लो, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है भाई साहब कितनी? तो वेदों की संख्या है 4। और कौन कौन से वेद हैं? तो वेद याद कर लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूरा एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा। कोई भी एग्जाम फाड़ देना जाके, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम फाड़ देना जाके पूरी पूरी जीएस यहां से मिलने वाली है, गारंटी। लूसेंट का एक अत्याधुनिक रूप मैं दूंगा। लूसेंट तो सबके पास है, लेकिन पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा और एक एक चीज रटवा के छोड़ूंगा। सबसे पहले वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है या सबसे पुराना वेद? उसका नाम है ऋग्वेद। फिर यहां बात आती है सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे आधुनिक वेद, उसका नाम है अथर्ववेद। क्लियर? फिर यहीं पे प्रश्न याद रखिएगा। क्या याद रखोगे बालक? इन वेदों में होते हैं उपवेद। क्या होते हैं? उपवेद। तो उपवेद भी याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे? तो मैं उपवेद याद कराता हूं। कैसे? तो इधर मैं लिखे दे रहा हूं उपवेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। फिर यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है? धनुर्वेद। फिर सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंधर्ववेद। क्या नाम है? गंधर्ववेद। फिर बात आती है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिल्पवेद। भाई साहब 4 वेद याद कराए और चारों वेदों के उपवेद याद करा दिए। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। एक एक पहले यूनिट खत्म कराऊंगा, फिर टेस्ट भी लूंगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल डेली क्लास लूंगा। मीनू जी, शिवराज, आप लोगों का साथ रहेगा, प्यार रहेगा।
एसएससी जीडी भी प्रिपरेशन होगी, सबकी प्रिपरेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आ रहा ना? अरे भैया मजा तो आना है तुमको जबरदस्त तरीके से, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ देखो, एक बालक का कमेंट आ गया देव देसवाल का, वेदों के रचयिता लोमहर्ष उग्र सर्वा, ये कह रहे हैं। भाई साहब एक बार फिर से देखो जाके, वेदों के रचयिता वेद व्यास है कि लोमहर्ष है। याद रखिएगा लोमहर्ष बेटा पुराणों के माने जाते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। निहाल पांडे जबरदस्त जबरदस्त होना, ये तुमको शेयर करना भाई साहब, आग लगानी है, एक एक प्रश्न रटवाऊंगा, याद कर लेना। वेद अब बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 वेद 4 उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, सबसे पुराना सबसे नया, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बेटा सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की, फिर इसको ऊपर सरका दिया, नहीं ऊपर नहीं सरकाएंगे, इसको करेंगे छोटा। क्या करेंगे? छोटा। तो इससे आराम से यहां साइड में मैं लगा दिया। अब भाई साहब सबसे पहले हम वेद यहां पे लिखते हैं, क्या सबसे पहले वेद लिखते हैं हम लोग, ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, क्लियर। फिर कितने मंडल हैं? मंडल याद कर लो, 10 मंडल। कितने? 10 मंडल। कितने श्लोक हैं? 1028 सूक्त, और सूक्त को ही कहते हैं क्या? श्लोक। और 10,462 ऋचाएं, और ऋचाएं को बोलते हैं क्या? रचनाएं, ठीक। 10 मंडल, 1028 श्लोक या सूक्त, और 10,462 ऋचाएं मतलब रचनाएं। याद रखिएगा ऋग्वेद में है। अभी इनको भी प्रश्न बताऊंगा, एक एक प्रश्न। क्या प्रश्न बनेगा? तो पहला प्रश्न समझो, इनकी रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? इनकी जो रचनाएं होती हैं, इनके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो इनको पढ़ने वाले कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। याद करते चलना, एक एक रटना है। 10 मंडल में कौन कौन से मंडल प्रमुख है तुम्हारे? तो भाई साहब हम बताते हैं कौन कौन से प्रमुख हैं। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा, क्या बात है, शेयर कर रहे हो। अरे भाई साहब दिल खुश कर दोगे आज तो तुम हमारा, क्या बात है। चलिए सबसे पहला 10 मंडल में एक मंडल याद कर लो, तीसरा मंडल। कौन सा याद करोगे? तीसरा। तो तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री है, सूर्य देवता सावित्री, उनको गायत्री मंत्र समर्पित है। तो याद रखिएगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल कौन सा है? तो याद रखिएगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल तीसरा है भाई साहब। कौन सा है? तीसरा। अब यही प्रश्न आ जाए कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये भाई साहब जो गायत्री मंत्र है, और इस मंत्र के उच्चारण से पूरे मन की शुद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जोश बढ़ता है। ये हिंदू धर्म की मान्यता है। तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है भाई साहब किस वेद में? तो याद कर लो ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। एक एक प्रश्न तुमको समझना है, ठीक है। फिर यहीं पे आपको याद क्या करना है? याद कर लेना 9वें मंडल में क्या है? तो 9वें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख। किसका उल्लेख है? सोम देवता का। भाई साहब 10 मंडल, 1028 श्लोक मतलब सूक्त। सूक्त को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्त को ही बोलते हैं श्लोक। और ऋचाओं को क्या कहते हैं? ऋचाओं को ही कहते हैं रचनाएं। और इनकी रचनाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। बिल्कुल मजा आ रहा ना? क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग हो रही है आज तो, ठीक है। और इन्हीं मंडल में तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित, और याद कर लेना 8वां मंडल किसको? तो हाथ से लिखित हुई रचनाएं होती हैं, तो उन रचनाओं को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा हस्तलिखित रचनाएं। हस्तलिखित रचनाएं, तो हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं या रचनाएं हैं वो किस मंडल में है? 8वें में। और हाथ से लिखी हुई रचनाओं को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा हाथ से लिखी हुई रचनाओं को कहते हैं क्या? खिल। क्या कहते हैं? खिल खिला खिल। क्लियर? तो भाई साहब तीसरा भी याद हो गया, 9वां भी याद हो गया, और 8वां भी याद हो गया। और याद कर लो
10वां मंडल में क्या है? 10वां मंडल में है क्या पता है आपको? जो वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से वर्णित सूक्त व्यवस्था। क्लियर है? पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो पुरुष सूक्त की बात किसमें है? तो याद रखिएगा पुरुष सूक्त की बात है 10वें मंडल में। और पुरुष सूक्त का मतलब इसमें कितने प्रकार के बताए गए? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या बताए गए? पुरुष सूत्र जो बताए गए, सूक्त मतलब जो बटे हुए हैं जात, एक प्रकार से उनके कर्म के अनुसार बांटा गया था इस व्यवस्था में, पुरुष सूक्त में, जो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है वो एक प्रकार से जातियों का बंटवारा है और ये वर्ण व्यवस्था का बंटवारा है। किस आधार पे? कर्म के आधार पे। तो याद रखिएगा जो पुरुष सूक्त है वो कितने वर्गों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये हो गया पुरुष सूक्त। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना? चलो तो भाई साहब पूरा का पूरा ये ऋग्वेद हमने आपको जबरदस्त तरीके से क्या कर दिया? बता दिया। क्लियर है? गजब, क्या बात है। शिव पूजन निषाद गुड, 100% सही। क्या बात है भाई साहब। फिर देखो एक प्रश्न आता है ऋग्वेद में, इंद्र के लिए कितने रचनाएं की गई हैं या मंत्र की रचनाएं की गई हैं? तो याद रखिएगा इंद्र के लिए 250 और इंद्र से छोटे देवता जिनका नाम है अग्नि। क्या नाम है? अग्नि। और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं? तो याद रखिएगा 200। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। एक एक प्रश्न बताएंगे जबरदस्त तरीके से। मजा आ रहा ना? चलिए 7 बजे से लगेगी, 7 बजे से क्लास डेली लगेगी। तो ऋग्वेद के बारे में उम्मीद करते मजा आ गया होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। कितने श्लोक? 1028 श्लोक या सूक्त। कितनी रचनाएं? 10,462 रचनाएं, मतलब ऋचाएं। और इन रचनाओं को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? इन ऋचाओं के पढ़ने वाले कहते हैं होत्र भाई साहब। और मंडल में 4 मंडल प्रमुख हैं। कौन कौन से? तीसरा जो मंडल है ना वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और जो यहां पे 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और यहां पे जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित रचनाएं, हाथ से लिखित रचनाओं के लिए, जिनको हम लोग खिलखिला खिल कहते हैं। ठीक है? और जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त के लिए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों के बारे में बताया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अमृता जी कह रही हैं आपकी हैंड राइटिंग गजब है। थैंक यू बेटा। चलिए बहुत बहुत प्यार बेटा। फटाफट वीडियो को लाइक कर रहा हूं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जबरदस्त अंदाज में पढ़ाऊंगा, ये मान लीजिएगा। ठीक है? पूरी लूसेंट रटवा के छोड़ूंगा और रटवा के मानूंगा। किसी को मैं बिना रटवाए नहीं छोड़ूंगा। चलो भाई साहब, तो उम्मीद करते ऋग्वेद के बारे में जानकारी सबको परफेक्ट मिल गई होगी और याद हो गया होगा। चलो ऋग्वेद के बाद जब आप नीचे पढ़ते हो तो ऋग्वेद के बाद एक नीचे टॉपिक दिया है। क्या दिया है? ईसवी तथा ईसा पूर्व। बहुत बड़ा टॉपिक है भाई साहब। बीसी और एडी को बोला गया यहां पर क्या? ईसवी। और बीसी को क्या बोला गया? ईसा पूर्व। क्या बोला गया? ईसा पूर्व, बीसी को। यह टॉपिक पहले कंप्लीट करना है, ये भी छोटा सा। एक एक बॉक्स की चीज समझाऊंगा, एक एक चीज, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। कुछ छोड़ दिया तो बेकार है। रटवाना आता नहीं, समझाना आता है मेरे को। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। वाई ग्रुप सबके लिए, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप सब पढ़ो भाई साहब। ठीक, फिजिक्स मिलेगी वहां पे। सबसे बड़ी बात क्या होती है? बीसी का पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? बिफोर द जीसस क्रिस्ट। बिफोर द जीसस क्रिस्ट कहने का मतलब है जीसस क्रिस्ट की बात कर दिया। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है? ईसा पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसा पूर्व। किसको? बीसी को, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और याद कर लो एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी मतलब ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो इससे पता चलता है ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ कब? 0 ईस्वी। जब भाई साहब
जन्म 0 ईस्वी को होता है तो वो होता है क्या, बर्थडे ऑफ ईसा मसीह। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म, बर्थडे ऑफ ईसा मसीह। ठीक है, जीसस क्रिस्ट का जन्म कब होता है, 0 ईस्वी को। तो इससे पता क्या चला हमें, इससे पता चला 0 ईस्वी के पहले का समय BC, 0 ईस्वी के बाद का समय AD ईस्वी। जो 2021 चिल्ला रहे हो, तो ये 2021 जो है ना भाई साहब, ये ईस्वी है ना कि BC। तो इसका मैं एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूं बहुत अच्छे से, हर एक चीज मजे से आएगा। ठीक है, चलो भाई साहब, क्या तो बात समझना मेरे शेर। एक उदाहरण मैं तुमको देता हूं, क्या देता हूं, एक महात्मा बुद्ध को जानते ही होगे। तो महात्मा बुद्ध को जब जानते हो तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हो, इनका जन्म जो होता है वो होता है 563 BC। कब होता है, 563 BC को। और इनकी मृत्यु कब होती है भाई साहब, इनकी मृत्यु होती है 483 BC। कब होती है, 483 BC। इससे पता चलता है, जब मैं भी छोटा था पढ़ता था तो भाई साहब हमें लगता था क्या हुआ, जो इतिहासकार है उन्होंने गलत लिख दिया, क्या उल्टा चलने लगे, सटिया उटिया गए, कि पगला गए। तो पगलाए नहीं वो लोग, वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि जो समय था ना वो उल्टा ही चलता था। BC का मतलब होता है समय को उल्टा चलाना, AD का मतलब होता है समय को आगे चलाना। क्लियर है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा समय आगे चल रहा वर्ष, BC का मतलब पीछे जाता है। क्लियर, तो भाई साहब 563 से पीछे आया तो हमको लगा कि ये उल्टा लिख दिए, 483 में जन्म होना चाहिए, 563 मरण होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो अपनी जगह सही थे, हम गलत थे अपनी जगह। इसका मतलब हुआ कि जन्म और मृत्यु से यह पता चला कि यह BC लिखा हुआ है, BC का मतलब उल्टा। तो आज हम तुमको समझाए दे रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। तो समझो भाई साहब, क्या समझोगे, तो इसको हम हटाए दे रहे हैं जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे तुम्हें समझ में आ गया। अब बात समझो, इसी प्रकार बांट दिए गए क्या, 4 संवत। एक संवत का नाम रखा गया जिसका नाम रखा गया विक्रम संवत। क्या रखा गया, विक्रम संवत। और विक्रम संवत के बाद जो दूसरा संवत बनता है वो बनता है कौन सा, शक संवत। कौन सा बनता है, शक संवत। और जो तीसरा बनता है भाई साहब वो बनता है क्या, गुप्त संवत। क्या बनता है, गुप्त संवत। और जो चौथा संवत बनता है वो बनता है क्या, हिजरी संवत। क्या बनता है, हिजरी संवत। तो भाई साहब इससे यह पता चला, संवत तो और सारे हैं, कई सारे हैं, लेकिन 4 प्रमुख संवत हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक विक्रम, एक शक, एक गुप्त और एक हिजरी। 4 संवत प्रमुख हैं। कौन कौन से, विक्रम, शक, गुप्त और हिजरी। 4 संवत के अलावा हमें कोई संवत नहीं पढ़ने, क्योंकि पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाता। बिल्कुल संगीता बेटा, आज से क्लास स्टार्ट हुई है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर मजा आ रहा हो। अगर लग रहा हो सर जी लूसेंट को एक रिफॉर्म करे दे रहे हैं, लूसेंट की परिभाषा बदले दे रहे हैं, लूसेंट को लोग जितने टीचर्स थे मोटी मोटी पोथी लेके चले आते, कहते हैं ये पढ़ो तो सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूं लूसेंट पढ़ो विथ रिफॉर्म, उसको आधुनिकीकरण के माध्यम से बदलो, चीजों को बदलना आना चाहिए। बैसाखी तो तुमको सब पकड़ा देंगे, चल लोगे, एक बार बैसाखी फेंक के देखो तब तुमको चलना आता कि नहीं आता, तब देखो भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, देखो 4 संवत है, विक्रम, शक, गुप्त, हिजरी। तो बात समझो, सबसे पहला प्रश्न रट डालो सब बच्चा, कहां रटोगे, विक्रम संवत का टाइम पीरियड कितना होता है। तो विक्रम संवत का टाइम पीरियड होता है 57 अथवा 58, कहीं कहीं 57 और कहीं कहीं 58 मिल जाता है। और क्या लगा होता है, BC। क्या लगा होता है, BC। शक संवत का टाइम पीरियड कितना, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी। कितना, 78 ईस्वी। तुम एक चीज देखो, 4 संवत है, गुप्त संवत का टाइम पीरियड कितना, तो गुप्त संवत का 319 और 320 ईस्वी डैश करके, हिजरी का 622 ईस्वी। सारे बचवा का याद हो गया होगा कि 4 संवत कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से मेरे बालक, विक्रम, शक, गुप्ता और हिजरी। क्लियर, एक तो हमारे नाम पे याद कर लो, गुप्ता मैं भी हूं तो गुप्त संवत। ठीक, मान लो राघव सर 319 320 याद हो गया तुम्हें। ठीक, तो भाई साहब विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, 4 प्रकार के संवत तुमको हमने रटवाए।
क्लियर? सबके टाइम पीरियड तुमने याद कर लिए। अब पेपर में सबसे पहला प्रश्न आईएएस में पूछा गया। क्या पूछा गया? लूसेंट की किताब से पूछा गया। क्या पूछा गया? पूछा यह गया कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा संवत चारों में भिन्न है। तो चारों में संवत भिन्न कौन सा है? तो बता दो। सब में ईस्वी लगा पड़ा है और एकमात्र संवत जो पीछे की ओर दौड़ रहा है, कौन सा? विक्रम संवत। तो भाई साहब बच्चा बच्चा बोलेगा चार संवत में भिन्न संवत कौन सा है? विक्रम संवत। चाहे आईएएस पूछ ले चाहे जो पूछ ले, तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? यहां पे नॉलेज सहित बात करूंगा मैं, ठीक है? चलो, मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए भाई साहब। तो सबसे अलग संवत विक्रम संवत, और विक्रम संवत एक ऐसा संवत है जो पीछे की ओर दौड़ा रहा, बाकी सब आगे की ओर। चलो, मजा आ रहा। अब मैं अपने सचान सर से कहना चाहता हूं थोड़ा सा मुझे पानी की व्यवस्था करा दे, क्योंकि बच्चों को लूसेंट